हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ट्यूशन बाय अजय शर्मा। आज हम लोग नए टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल कवर करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है अपना, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस। स्पेस का मतलब थ्री डायमेंशनली, तो थ्री डायमेंशनली हर एक्सिस में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स कैलकुलेट करना है। फ्लक्स यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू दैट एरिया। कौन सा एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कोई भी स्पेस के अंदर कोई भी राइट सर्कुलर सिलेंडर रखा हुआ है, उस सिलेंडर के थ्रू पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। पर फ्लक्स भी मुझे तब कैलकुलेट करना है जब सिलेंडर है उसका एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। पैरेलल टू द फील्ड, पहले तो एक्सिस का कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्सिस का कोऑर्डिनेट हुआ। सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। अब जो सिलेंडर है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, जेड एक्सिस के पैरेलल ऐसे बाहर की तरफ किसी ना किसी तरीके से तो रखा ही होगा। मैं मान लेता हूं एक्स एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ है। ये ड्रॉ कर दिया मैंने राइट सर्कुलर सिलेंडर एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब मुझे जब ये एक्स एक्सिस का पैरेलल सिलेंडर है तब उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैंने फॉर्मूला पढ़ा है एज फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। और इसको ओपन करूं तो आ जाएगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कोस ऑफ थीटा, जहां पर थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया जो कंसीडर कर रहा हूं उसके बीच का एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग ले रखा है, वैसे तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक्स एक्सिस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यही एक्स एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ही इसको क्रॉस करके जा सकता है। तो इसको क्रॉस करके जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और सरफेस एरिया सिलेंडर का यहां पे अगर मैं कंसीडर करता हूं एक सरफेस एरिया, जैसे कि मैंने गोजेस लॉ की थ्योरम में किया था, थ्योरम की एक एप्लीकेशन थी उसमें किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा यहां के थ्रू पास होने वाली, यहां के थ्रू पास होने वाली और यहां के थ्रू, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के थ्रू पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पर मुझे सिर्फ कर्व सरफेस एरिया के थ्रू पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, यानी फर्स्ट और थर्ड सरफेस एरिया जो उसका सर्कुलर पोर्शन है उसके थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट नहीं करना, तो सिर्फ सेकंड के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना है। सेकंड के थ्रू फ्लक्स हो जाएगा ईडीएस सेकंड वाला, और एंगल हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया का जो वेक्टर का नॉर्मल होता है, डायरेक्शन होती है नॉर्मल आउटवर्ड, उस सरफेस से नॉर्मल आउटवर्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई एक्स एक्सिस के अलोंग। ये कर्व्ड सरफेस एरिया के एलिमेंट की डायरेक्शन हुई, एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन। दोनों के बीच में बनता है 90 डिग्री, तो थीटा आ गया 90 डिग्री। क्योंकि सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने को गिवन नहीं थी तो मैं वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल मैं थीटा को सोल्व करता हूं एज एंगल या फिर नॉर्मल एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ cylinder and the axis parallel to the field is 90। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके एक्सिस के अलोंग पास हो रहा था उसके और एरिया वेक्टर कर्व सरफेस एरिया के एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री हुआ। इसलिए फ्लक्स कितना हुआ फाई ई, जो कि होता है ई डी एस कोस ऑफ 90, और कोस 90 साइन 0 0, तो 0 इंटू समथिंग सब कुछ 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा 0। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन, किसी जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना है, पर अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस की फॉर्म में दे दिया है 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप विद द, और जो ई नॉट की वैल्यू है इतना है, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्स एक्सिस में है 3/5 टाइम्स और वाई एक्सिस में है 4/5 टाइम्स। इतने इतना कंपोनेंट, इतनी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की गिवन है अलग अलग एक्सिस में। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया, इतना रेक्टेंगुलर सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस एरिया के थ्रू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस यानी कि आई कैप जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, ये है जे कैप, और ये हुआ जेड एक्सिस। पहली बार जेड एक्सिस तक डिनोट करने की जरूरत ही नहीं है, जेड एक्सिस अपने को गिवन ही नहीं है। तो अपने को कैलकुलेट करना फ्लक्स,
और फ्लक्स भी उस रेक्टेंगुलर सरफेस जिसका एरिया तो इतना है पर पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल की डायरेक्शन गिवन अपने को वाई जेड प्लेन में। अच्छा, रेक्टेंगल तो है वाई और बाहर की तरफ निकला हुआ जेड। रेक्टेंगल बाहर से अंदर की तरफ ऐसे जाता हुआ है, आगे पीछे इस तरफ नहीं है, इस तरफ तो एक्स एक्सिस है। तो रेक्टेंगल गिवन अपने को वाई जेड में, रेक्टेंगल का बाहर और अंदर और अप से डाउन, डाउन से अप, इस सरफेस एरिया है। तो जैसे एक मैं प्लेन शीट, प्लेन पेपर ऑफ शीट ले लेता हूं, ऐसे कोई रेक्टेंगल है, उसके थ्रू पास होने वाला फ्लक्स मुझे कैलकुलेट करना है। फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया। तो फ्लक्स होता है ई डॉट डीएस या फिर ईडीएस, और ईडीएस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस, इस रेक्टेंगल का जो सरफेस एरिया उसके बीच का एंगल कितना होता है, पहले मुझे एंगल देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में भी है, जेड में भी है, एक्स एक्सिस में भी है। जेड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। अगर सरफेस, रेक्टेंगल का सरफेस ऐसा हुआ तो रेक्टेंगल के थ्रू, वाई एक्सिस के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि शीट बिल्कुल पतली होती है। शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर पाएगा सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट ही फ्लक्स बना पाएगा इस रेक्टेंगल के थ्रू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट ही इस वाई जेड में लाई करने वाले रेक्टेंगुलर प्लेन के थ्रू पास हो रहा है। तो वाई कंपोनेंट की कोई नीड ही नहीं है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं गिवन, सॉल्यूशन में गिवन लिखते हैं। गिवन कंडीशन क्या क्या है, हाफ मार्क्स अपना इसी चीज का मिल जाएगा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 3/5 ऑफ ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप। तो इसमें से, और ई नॉट की वैल्यू अपने को गिवन है 2.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो इसमें से मैं क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं, ई ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस में लाई करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा 3/5 ऑफ ई नॉट, एंड ई ऑफ वाई, वाई एक्सिस में लाई करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला 4/5 ऑफ ई नॉट। और सरफेस एरिया की वैल्यू दे रखी है, एरिया ए ये है 0.2 मीटर स्क्वायर, और भी बढ़िया मीटर में चेंज करके दे रखा अपने को, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना नहीं बनता है। और वाई जेड प्लेन में रेक्टेंगुलर सरफेस लाई करता है, एंड एन कैप जो कि होता है डायरेक्शन या फिर नॉर्मल ऑफ एरिया एलिमेंट, मैं लिख सकता हूं नॉर्मल ऑफ एरिया वो लाई करता है इज इन द, अगर रेक्टेंगल ऐसे वाई जेड प्लेन में है तो उसका डायरेक्शन, उसका एरिया एलिमेंट, उसका नॉर्मल होता है सरफेस से नॉर्मल आउटवर्ड एक्स एक्सिस के लोग, इज इन द एक्स एक्सिस। तो इसलिए फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस, कौन सा रेक्टेंगुलर सरफेस, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, जो भी गिवन कंडीशन थी वो हो जाएगा फाई ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस में, जो कि हो जाएगा, वैसे तो मुझे लिखना चाहिए था क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, जो कि हाँ लेके और इसको सोल्व कर दूं तो आएगा डॉट हटा करके कोस थीटा, पर मैंने पहले मेंशन कर ही दिया है कि थीटा यानी दोनों के बीच का एंगल क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सरफेस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस वाली ही लेनी है अपने को, क्योंकि वाई जेड में प्लेन लाई करता है। तो सरफेस एरिया की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, थीटा 0 कोस 0 लो ही लेते हैं इसको, जो कि आ जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल या फिर ई ds कोस ऑफ थीटा, और एज थीटा इक्वल्स टू 0 इसलिए फाई ऑफ एक्स हो गया अपना ई ds कोस ऑफ 0, कोस 0 साइन 91, तो ये आ जाएगा ई ds, और इसकी वैल्यू हुई, ई की वैल्यू अपने पास में है एक्स एक्सिस वाले, ds की वैल्यू अपने पास में भी है, इसलिए फाई फ्लक्स हुआ ई की वैल्यू थी एक्स वाला ई था 3/5 ऑफ ई नॉट, और ई नॉट की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ इंटू ds, ds सरफेस एरिया ए,
यहाँ पे मैंने ए से डिनोट कर दिया था, तो सरफेस एरिया है 0.2। और अगर इसको सोल्व करूं तो आंसर आएगा 5 of x इक्वल्स टू 3/5 इंटू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 2 डिवाइड बाई 10, 3 दूनी 6 दूनी 12 डिवाइड बाई 5 इंटू, और ये इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं। ये 10⁻³ का मतलब है 1 2 3 और डिवाइड बाई 10 ये आ जाएगा, इसको कट कर देंगे तो आंसर आएगा 1200/5। तो 5 of x की वैल्यू आई 5 दूनी 10, 4 5 20, 240, 240। और इसकी यूनिट हो जाएगी, फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलाम यानी और मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये था क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन अपने को, प्लेन सरफेस इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड इतनी। कोई भी एक जो सरफेस है वो स्क्वायर की शेप का है और स्क्वायर की साइड अपने को गिवन है, कोई बात नहीं, साइड इनटू साइड स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा। इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस स्क्वायर शेप को इस फील्ड के अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप यानी एक्स एक्सिस के अलोंग है, सच दैट द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इज इतना। यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस का एन कैप यानी यूनिट वेक्टर जो है आई कैप और के कैप में है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, उस सरफेस के तरफ फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू दैट एरिया, और फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस, और डॉट हटाऊं तो डॉट आ जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा हो जाएगा इसके बीच का एंगल। अरे जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही आई कैप में है तो ये मैक्सिमम कब होता है, ई डी एस कोस ऑफ थीटा। फ्लक्स कब कब हो सकता है, जब थीटा कोस 0 साइन 91, थीटा 0 हो तब। थीटा 0 का मतलब दो चीजें सेम डायरेक्शन में हो, एरिया भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की आई कैप ही सेम डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग तो पास होगा ही नहीं। इसका मतलब फ्लक्स होगा वो नॉर्मल आई कैप वाले के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो पहले मैं इसको मिटा के गिवन कंडीशन लिखता हूं। सॉल्यूशन होगा, गिवन में क्या क्या है अपने पास में, गिवन में सबसे पहले साइड, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड वो कितना है, वो है 1 सेंटीमीटर या फिर 1/100 यानी कि 10⁻⁻² मीटर। तो फील्ड का अपने को तो एरिया चाहिए, इसलिए एरिया ए हो जाएगा, एस से या फिर ए से डिनोट कर लो, एरिया हो जाएगा, एरिया होता साइड इंटू साइड, तो 10⁻² इंटू 10⁻², 10⁻² का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 100 न्यूटन पर कूलाम, और वो भी आई कैप के अंदर। और नॉर्मल एन कैप है 0.8 आई कैप प्लस 0.6 के कैप। तो फ्लक्स कैलकुलेट करना है, एज फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस या फिर ई, या फिर क्यों सीधा डॉट का डॉट रखते हैं, वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट सोल्व कर लेंगे, जो कि आ जाएगा ई कितना है 100 और वो भी आई कैप डॉट डी एस आ गया 0.8 आई कैप प्लस 0.6 के कैप। ये तो उसकी डायरेक्शन थी, इसकी वैल्यू भी तो थी अपने पास में, वैल्यू थी एरिया की आई थी 10⁻⁴, डॉट लगा के 10⁻⁻⁴ ये साथ में चलेगा, इतना मैग्नीट्यूड है एरिया एलिमेंट का और इतनी इसकी डायरेक्शन है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो आई की डॉट प्रोडक्ट आई के साथ में और आई की डॉट प्रोडक्ट के साथ में, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे और आई डॉट के 0 होता है, तो इसकी सिर्फ आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट होगी। तो फाई ई आया अपना 100 इंटू 10⁻⁴, ये तो चलेंगे साथ में, और इंटू 0.8, और आई डॉट आई वो 1 होता है, आई डॉट आई प्लस में इसकी आई वाले की के वाले के साथ में वो 0 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन आया फाई ई इक्वल्स टू, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 100 इंटू
डिवाइड बाई ए इसको कर लेते हैं 0, 0, 0 इंटू 8/10 सोल्व करूं तो 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो 5e आया 8 इंटू 10⁻³ और फ्लक्स की यूनिट होती है, फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। ये आया अपना गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग स्क्वायर फील्ड या स्क्वायर सरफेस के थ्रू पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है अ सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द शीट। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू इतनी गिवन है, इसके अंदर एक सर्कुलर शीट रखी हुई है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है, और ये सर्कुलर प्लेन शीट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। उस शीट के थ्रू पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। ये हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, शायद मैंने थोड़ी सी कम पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, वो मैंने सिर्फ रफली ड्रॉ की है आप लोगों को सिर्फ आइडिया दिलाने के लिए। ये हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, जिसकी वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम्ब, और इसके अंदर एक सर्कुलर प्लेन शीट रखी हुई है, और वो भी इस तरीके से कि जो 60 डिग्री एंगल बनाती है फील्ड के साथ में। तो ये हुई कोई सर्कुलर टाइप की प्लेन शीट, और जिसका रेडियस अपने को गिवन है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और इसने प्लेन के साथ में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रखा है। तो अपने को कैलकुलेट करना फ्लक्स। फ्लक्स होता है E डॉट ds या फिर EDS cos थीटा। थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सर्कुलर प्लेन शीट। तो अगर मैं सर्कुलर प्लेन शीट जो कि ऐसे रखी हुई है, इसका नॉर्मल ड्रॉ करो तो नॉर्मल हुआ नॉर्मल आउटवर्ड। तो नॉर्मल आउटवर्ड जब मैं ड्रॉ करूंगा इससे परपेंडिकुलर, ये हुआ नॉर्मल आउटवर्ड एन कैप, जो कि है एरिया वेक्टर की, प्लेन शीट का नॉर्मल प्लेन शीट की डायरेक्शन। और अगर मैं EDS cos थीटा के थ्रू फ्लक्स निकालूं तो सबसे पहले गिवन क्या क्या अपने को सॉल्यूशन में लिखेंगे। गिवन गिवन है रेडियस ऑफ शीट, रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट, रेडियस R गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसलिए जिसको मैं लिख सकता हूं 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100, और इससे इसका एरिया आ जाएगा, एरिया A हो जाएगा पाई R स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 3.14 इंटू R का स्क्वायर, 0.1 इंटू 0.1, और ये तो एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद अपने को पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड E अपने को गिवन है। E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब, और थीटा इस समय सारा खेल थीटा का है, E और DS के बीच का एंगल। थीटा अपने को जो गिवन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन शीट के बीच में गिवन है। प्लेन शीट इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री एंगल बनाती है। और अगर मैं बात करता हूं, अपने को शीट का नहीं, शीट के नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये है नॉर्मल टू द प्लेन शीट, तो इनके बीच में तो एंगल हुआ ये थीटा, जो कि होगा 90 माइनस 60 बचेगा 30। तो मैं लिख सकता हूं एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द सर्कुलर प्लेन शीट एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बीच में एंगल है पूरा टोटल 90 माइनस जितना एंगल से शीट इलेक्ट्रिक फील्ड से अलाइन थी 60 डिग्री, वो हो जाएगा नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 30 डिग्री। बस सारा सॉल्व हो तो लिया। E A और थीटा आ चुका अपने प्लस पास में, इसलिए फ्लक्स थ्रू शीट, फ्लक्स थ्रू शीट वो हो जाएगा फाई E, जिसकी वैल्यू होती है E डॉट ds या फिर E ds cos ऑफ थीटा, और अगर मैं सोल्व करूं तो E की वैल्यू अपने को गिवन है 5 इंटू 10⁵ इंटू में ds यानी एरिया, एरिया अपने अब हमने लिया हो पाई R स्क्वायर, 3.14 इंटू R का स्क्वायर, 0.1 इंटू 0.1 इंटू cos 60 cos थीटा cos 30 डिग्री, cos ऑफ 30 डिग्री। और इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करूं तो फाई E की वैल्यू हुई 5 इंटू
10⁵ इंटू 314 की जगह 3 इंटू में 314 डिवाइड बाय 100 इंटू 0.1 इंटू 0.1 1 डिवाइड बाय 10 इंटू 1 डिवाइड बाय 10 इंटू cos 30 यानी कि sin 60 यानी कि √3/2 और √3 की वैल्यू होती है 1.73 डिवाइड बाय 2 और इसको फर्दर सोल्व करूं तो इस पॉइंट को हटा दूंगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा 100 और फर्दर इसको सोल्व करूं तो 5e की वैल्यू हुई, पहले 5 के मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर को लास्ट में सोल्व करेंगे तो आएगा 5 को 314 से मल्टीप्लाई करने के बाद 14 पंजे 70 5 3 15 इनटू में 173 अभी भी है और नीचे 2 जिंदा है अभी, उसको ऐसे रख लेते हैं इनटू में 10 की पावर 5 और नीचे था 2 2 4 2 6 10 की पावर 6 और नीचे है 10 की पावर 6 ऊपर है 10 की पावर 5 और एक जीरो ये 10 की पावर 6 तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 5 और ये 6 ये कट गया, बचा 157 को 173 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करने के बाद और प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर में इस तरीके से आंसर देना है अपने को। तो आंसर आएगा लास्ट में 5 E equals to 1.36 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट सोल्व करके लिख दिया है, आप लोग कैलकुलेट कीजिए देन आंसर दीजिए। ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्कुलर प्लेन शीट जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री एंगल से अलाइन थी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड, यानी कि जिस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सिलेंडर का एक्सिस भी उसी डायरेक्शन के पैरेलल है, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से है तो सिलेंडर भी ऐसे ही रखा हुआ है ताकि उसका एक्सिस और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल में हो। तो हम अपने को कैलकुलेट करना है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0। तो सबसे पहले ये हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ सिलेंडर, ये हुआ सिलेंडर और सिलेंडर का जो एक्सिस है ये हुआ सिलेंडर का एक्सिस और जो विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है उसी डायरेक्शन में उसी पैरेलल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी इसी डायरेक्शन में है। तो अपने को कैलकुलेट करना है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0। सिलेंडर के थ्रू नेट पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 शो करना है। पहले ये तो देख लो सिलेंडर के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होता है। तो सॉल्यूशन में लिखूंगा मैं फर्स्ट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज, ये गोजेस लॉ की एप्लीकेशन जैसा है। तो अगर मैं सिलेंडर के थ्रू पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूं तो वो होगा इसके फर्स्ट सर्कुलर, अगर मैं ये डायरेक्शन लेता हूं ये फर्स्ट एरिया एलिमेंट है ds1 और ये कर्व सरफेस एरिया सेकंड एलिमेंट ds2 और यहाँ पे सर्कुलर पोर्शन का सेकंड जो सर्कुलर पोर्शन है ds3 और इनके थ्रू पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लूंगा, उसका सम कर दूंगा, वो हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए मेरे को ds की एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन चाहिए होगी, नॉर्मल चाहिए होगा। तो ये ds1 का n कैप और ये ds2 का n कैप यानी नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर और ये थर्ड एरिया वेक्टर है इसका ये हुआ n कैप, इसका नॉर्मल। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के पैरेलल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E चला हुआ है इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं बात करता हूं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो मैं लिखूंगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ phi E जो कि हुआ क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, कौन सा ds1 जो कि है फर्स्ट सर्कुलर पार्ट या फिर पोर्शन प्लस क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds2 जो कि हुआ कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर और थर्ड हुआ E डॉट ds3 जो कि हुआ, ये इनके ऊपर मैंने एरो लगा दिया, और थर्ड हुआ थर्ड जो सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट जो है थर्ड सेकंड सर्कुलर पार्ट है और वैसे नंबरिंग में थर्ड आता है। ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर मैं बात करूं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने की तो इसका वो सॉल्यूशन करके आता है phi E हुआ E ds cos ऑफ थीटा फर्स्ट के बीच में प्लस E ds
कोस ऑफ थीटा सेकंड एरिया एलिमेंट का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, प्लस ई डी एस कोस ऑफ थीटा थर्ड के बीच में। और अगर मैं थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूं, थीटा होता है नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर तीनों के एरिया वेक्टर के नॉर्मल की बात करता हूं तो फर्स्ट का नॉर्मल है इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस सिलेंडर के एक्सिस के पैरेलल यानी उस तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल हुआ जब दो लाइनें कुछ इस तरीके से हो, एंटी पैरेलल हो या इस तरीके से हो, तो उनके बीच में होता है 180 डिग्री का एंगल। तो यहां पे लिखूंगा मैं ई डी एस कोस ऑफ 180 डिग्री, प्लस अगर मैं सेकंड की बात करता हूं, सेकंड का नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो यहां पे एंगल हुआ 90 डिग्री, ई डी एस कोस ऑफ 90 डिग्री, प्लस इन द सेम सेंस थर्ड की बात करता हूं तो थर्ड एरिया एलिमेंट का नॉर्मल हुआ इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, जीरो एंगल। तो जीरो एंगल लिखूंगा यहां पे मैं ई डी एस कोस ऑफ जीरो। बस यहां तक फिजिक्स थी, अब तो मैथमेटिक्स से सोल्व करना है इसको, सभी की वैल्यू पुट करनी है। ई और डी एस की वैल्यू नहीं गिवन पर अपने को थीटा की वैल्यू पता है। और अगर मैं इसको सोल्व करूं तो कोस 180 डिग्री माइनस का 1, तो यहां से माइनस ऑफ ई डी एस, प्लस में कोस 90 साइन 0 0 0 इंटू समथिंग 0, प्लस में ई डी एस कोस 0 साइन 90 1, तो 1 इंटू समथिंग वो समथिंग आ जाएगा ई डी एस। और ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ फाई ई, तो माइनस का ईडीएस प्लस का ईडीएस 0 0 प्लस 0 0। और यही तो अपने को शो करना था क्या, कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब कोई सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल उसका एक्सिस हो तब उसके थ्रू पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। नेक्स्ट सिक्स्थ एक और अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम का चार्ज अपने को गिवन है, इस चार्ज की वजह से अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस संख्या कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। असली में जानबूझ के क्वेश्चन को बेमतलब में पजल्ड बना रखा है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नंबरिंग पे नहीं जाना अपने को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही तो होता है। तो असली में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टर्म्स में अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पूछा है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, चार्ज अगर अपने को गिवन हो तो सॉल्यूशन में क्या होगा, इसका चार्ज अपने को गिवन है, फ्लक्स अपने को कैलकुलेट करना है। मैं गोजेस लॉ के रिजल्ट की हेल्प लूंगा। गोजेस लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज। 1 बाय एप्सिलॉन नॉट की फिक्स वैल्यू है 8.85 into 10 to the power -12 और Q अपने को गिवन है ही है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग, क्वेश्चन के सेंस में लिखेंगे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 1 कूलम्ब चार्ज, वो हो जाएगा इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वो होता है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज। तो वो हो जाएगा अपना इक्वल्स टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नंबरिंग यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होता है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10 raised to the power -12 into Q की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रो कूलम। तो इसको सोल्व करेंगे सिंपली। तो सोल्व करने के बाद आप लोग इसको डायरेक्ट डिवाइड कीजिए, 100 ऊपर ले जाने के बाद डिवाइड करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। डायरेक्ट आंसर आता है इसका 1.129 into 10 raised to the power 11। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो ये यूनिट होती है, पर यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट नहीं करना था, मुझे सिर्फ नंबरिंग कैलकुलेट करनी थी, नंबर। तो यहाँ पे मैं फाई ई की नोटेशन ही नहीं लिखूंगा। अगर मैंने फाई ई की नोटेशन लिख दी तब तो मुझे यूनिट लगानी पड़ जाएगी, पर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नंबरिंग संख्या की कोई यूनिट नहीं होती, ये सिर्फ काउंटिंग में होती है। इतना आंसर है विदाउट यूनिट। इसके बाद अब गोजेस लॉ के एप्लीकेशन में बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो अपना नेक्स्ट यानी कि 7th न्यूमेरिकल है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ इतना एट अ डिस्टेंस ऑफ इतने 0.02 मीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। कोई इनफाइनाइट लेंथ का लाइन चार्ज है, ये गोस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन थी। कोई भी लीनियर चार्ज कंडक्टर जो इनफाइनाइट लेंथ का है उसके आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो कुछ वैसी सिचुएशन दे रखी है, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और इतने डिस्टेंस पर मुझे लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में
सबसे पहले गिवन चीज, गिवन क्या है अपने पास में, सबसे पहले गिवन कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड E जिसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, एंड सेकंड थिंग इज डिस्टेंस, डिस्टेंस R दैट इज गिवन 0.02 मीटर। अच्छी बात है कि मीटर मीटर में गिवन है, चेंज नहीं करना पड़ेगा। वी हैव टू कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लैम्डा क्या है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने को रिलेशन पता है एज E इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये होता है रिलेशन लीनियर चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और इसको फर्दर सोल्व करूं तो लैम्डा की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, ये इस तरह प्रोडक्ट में आ जाएगा, पर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मुझे पता नहीं होता, लेकिन मुझे ये पता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ तो मैं क्या करूंगा, E इक्वल्स टू जो भी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड वाला बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू मुझे पता 9 इंटू 10⁹ होती है, और ऊपर बन गया था लैम्डा इंटू 2 डिवाइड बाय R। अब सिर्फ लैम्डा अननोन है, बाकी सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। E की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁹ इक्वल्स टू लैम्डा, पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू में ट्वाइस ऑफ लैम्डा डिवाइड बाय R। R की वैल्यू है 0.02। बस लैम्डा अननोन, बाकी का बड़ा इस तरफ कर देंगे, सोल्व कर देंगे। पहले तो 9 इंटू 10⁻, ये तो 4 गिवन था अपने को, सॉरी ये 4 था, तो 4 इसके डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁹ इंटू में 2, और ये ऊपर चला जाएगा 2 पॉइंट हटा देंगे इसका 100 इक्वल्स टू लैम्डा। 2 से 2 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, ऊपर 10⁻4 नीचे 10⁻9 और 2 11, तो लैम्डा की वैल्यू आई 10⁻4 - 11, जो कि आई है 10⁻⁻7, 7 और 4 11। और लैम्डा की यूनिट क्या हुई लीनियर चार्ज डेंसिटी की, या तो इस जगह से यूनिट निकाल लो, या फिर मुझे पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है Q डिवाइड बाय L, कूलम्ब पर मीटर, कूलम्ब पर मीटर, ये हुई लीनियर चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन में गिवन है एन इलेक्ट्रॉन इज फायर्ड डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ लार्ज मेटल प्लेट। किसी इलेक्ट्रॉन को फायर कर दिया जाता है किसी मेटल प्लेट तक दैट हैज एक्सेस नेगेटिव चार्ज, और उस मेटल प्लेट की खासियत है कि उसमें एक्सेस में नेगेटिव चार्ज है, विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी, और फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा गिवन अपने को। इफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिस इलेक्ट्रॉन को फायर कर दिया गया उसकी काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ वो फायर कर दिया गया है। एज इफ इट इज टू स्टॉप जस्ट ड्यू टू रिपल, पहली बात इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, मेटल प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, एक्सिस में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव सेम सेम चार्ज रिपल ईच अदर, दोनों कभी आपस में टच कर ही नहीं पाएंगे। और इफ इट इज टू स्टॉप ड्यू टू रिपल्शन, हाँ ये भी यही बात क्वेश्चन में बोली गई है कि इसको लगभग लगभग पहुंचने से पहले, पहुंचने तक रिपेल करके नीचे गिराना है टू रीच द प्लेट। हाउ फार फ्रॉम द मेटल प्लेट इट मस्ट बी फायर्ड, मेटल प्लेट से कितनी दूरी पर से इलेक्ट्रॉन को फायर करें कि अपनी काइनेटिक एनर्जी के, इतनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो चले और मेटल को जस्ट टच करने से थोड़ा सा पहले, लगभग लगभग टच करने लायक वहां पर गिर जाए, तो कितने डिस्टेंस पर से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन को फायर कर दिया गया है कि वो उस सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली प्लेट का टच करने से थोड़ा सा पहले गिर जाए। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं जब इजीली समझ में आएगा। ये है कोई मेटल प्लेट जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपने को गिवन है, तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं सबसे पहले गिवन सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है 2.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और क्योंकि मेटल प्लेट पर एक्सेस में नेगेटिव चार्ज थे तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। और उसके बाद इफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इतना, यहां पर से इलेक्ट्रॉन को मान लो मैं इतने डिस्टेंस से डिनोट करता हूं काइनेटिक इलेक्ट्रॉन को इतने डिस्टेंस से, एस से इतने डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन को फायर कर दिया गया है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी जूल में होती है तो पहले इसको जूल में कन्वर्ट करना बनता है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ई हटा देंगे, ई हटाने के लिए क्या करेंगे 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करता हूं तो जूल में एनर्जी आ जाएगी जिसकी वैल्यू आई 100 इंटू ये, तो 1.6 का 1.6 ऐसे कैसे 100 इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 10⁻⁻17 आ जाएगा, माइनस उस 19
और प्लस का 2 -17, ये आ गया जूल में। अब इलेक्ट्रॉन को इतने डिस्टेंस के साथ फायर कर दिया गया है, मैं मान करके चलूंगा एस डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रॉन को फायर कर दिया गया है, तब जाकर के 100 वोल्ट की 100 जूल की इतनी जूल की काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेगा और खत्म हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स समझनी है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जितनी भी एनर्जी के साथ फायर कर दिया गया है, अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लॉस करता चलेगा और उस एनर्जी की वजह से वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता चलेगा। अपनी काइनेटिक एनर्जी के खर्च पर, एक्सपेंशन पर वो अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसके नेगेटिव फोर्स ऑफ रिपल्शन के बावजूद अंदर घुस रहा है, तो वो कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन वर्क डन कर रहा है अंदर घुसते हुए, और उसको यहां बिल्कुल लास्ट पोजीशन तक पहुंचना है। तो जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना वो वर्क डन कर पाएगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि कितना डिस्टेंस से पहले तक फायर करूं कि उसके सारे के सारी काइनेटिक एनर्जी टोटल वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए और वो वर्क डन उसका यहां पर जाकर खत्म हो जाए, उसका वर्क डन यहां पे मैक्सिमम हो जाए। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जितनी एनर्जी खर्च करोगे उतना ही काम हो पाएगा, या फिर जितना काम करोगे उतनी एनर्जी बढ़ती थी। यहाँ पे खर्च हो रही है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के खर्च पर वर्क डन किया जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन टू रीच नियर द मेटल प्लेट। तो मैं लिखूंगा यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, using work energy theorem, the work done by electron is due to expansion of its kinetic energy। उसकी kinetic energy का खर्च करने पर वो वर्क डन कर रहा है। एक्सपेंशन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसलिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन वो इक्वल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस ही, यही वर्क डन करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, यही हमें कैलकुलेट करना है। इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन ने कितना फोर्स लगाया होगा, जितना फोर्स इसके अगेंस्ट में रहा होगा। फोर्स होता है चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है QE। मैं इसे दोबारा समझा दूं, नेगेटिवली चार्ज मेटल प्लेट एक नेगेटिवली फोर्स, रिपल्शन का फोर्स लगा रही है इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन को कम से कम भी इसके फोर्स के जितना फोर्स तो जरूर लगाना पड़ेगा अंदर एंटर करने के लिए। तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा है, जितना फोर्स मेटल प्लेट ने लगाया है। तो नेगेटिवली चार्ज मेटल प्लेट के फील्ड के अंदर दूसरे चार्ज पार्टिकल को एंटर करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स तो वो होता QE। और क्योंकि यहां पे फिक्स है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो Q की बजाय यहां पे माइनस का E, और यहां पे लिख देंगे इनटू, यानी इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है यहां पे, इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी जो भी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस फिजिक्स इतनी थी, इसको सोल्व कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। तो सोल्व करने के लिए इनकी वैल्यू पुट करते हैं, माइनस का E इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी मेटल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन थी। थिन मेटल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वैसे तो उसका रिजल्ट था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पर जब भी किसी थिक मेटल प्लेट की बात चल रही हो तो उसके एक साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। याद रहे, मेटल प्लेट अगर थिक हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, नॉट ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू एस जो हमें कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। बस फिर से दोबारा वैल्यू पुट करते हैं, तो एस की वैल्यू आती है काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय, पहले मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय माइनस का E इंटू सिग्मा। सभी की वैल्यू पुट करते हैं तो S डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी, काइनेटिक एनर्जी जिसकी वैल्यू गिवन थी अपने पास में 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -17 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12 डिवाइड बाय, और नीचे है माइनस का E, माइनस का इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 इंटू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि गिवन है माइनस का 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर -6। तो सोल्व करते हैं इसको,
माइनस से माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.6 से 1.6 कट गया, तो बचता है यहाँ पे ऊपर 8.85, नीचे 2। तो आंसर आया S इक्वल्स टू, ऊपर है 8.85 और इनटू में 10 रेज़ पावर माइनस 17 माइनस का 12, ये हो जाएगा 19 और 29 माइनस का 29 डिवाइड बाय, नीचे है 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 माइनस 16, ये हो जाएगा 25 माइनस के 25, 10 रेज़ पावर माइनस 25 और ये 25 माइनस का उधर ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो इसको यहां से मिटा देता हूं, प्लस का 25 और इसको सोल्व करूं तो आंसर है, पहले इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर बाद में इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा माइनस का 4, तो आंसर आया अपना 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0.2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये 4.42 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का 4, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, ये आया डिस्टेंस। इतने डिस्टेंस पर से इस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को मैं छोड़ूंगा, फायर करूंगा, तब जाकर के इतनी डेंसिटी वाली चार्ज वाली मेटल प्लेट पर पहुंचते ही इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगी और वो बिल्कुल फॉल कर जाएगा। ये था क्वेश्चन, पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अलग ही टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल ही। टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स कैरीज चार्जेस λ1 एंड λ2 पर यूनिट लेंथ। दो स्ट्रेट वायर्स हैं जो पैरेलली हेल्ड हैं, दोनों की चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 और λ2 गिवन है। द सेपरेशन बिटवीन देयर एक्सिस इज, ये दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है स्मॉल टी। तो लो ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये हुई हमारी फर्स्ट लाइन और ये हुई दूसरी लाइन, दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है डी, दोनों के बीच का डी सेपरेशन डिस्टेंस है, इसके लिए यूनिट चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट लेंथ चार्ज डेंसिटी है λ1, इसकी है λ2। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वन ड्यू टू चार्ज ऑन ईदर, यानी एक की वजह से दूसरी पे या फिर दूसरे की वजह से पहली पे कितना फोर्स लगेगा, फिर फर्स्ट की वजह से किसी डी डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस चार्ज वायर ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा, फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड के चार्ज की वजह से उस पर लगने वाला फोर्स QE। सिंपल सा क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट, सेकंड के किसी भी पॉइंट पर फर्स्ट चार्ज वायर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी डिस्टेंस पर। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट ऑन वायर टू ड्यू टू वायर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी वाली। तो गोसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन थी, लेंथ की वजह से किसी भी डी डिस्टेंस या आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वो होती है λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये तो है फर्स्ट की वजह से यहाँ पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकंड जो कि चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगेगा, इसलिए फोर्स ऑन वायर सेकंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, फोर्स होता है QE, और यहाँ पे Q चार्ज ना लेकर के उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेऊंगा, वैसे भी लैम्डा होता है Q/L और पर यूनिट लेंथ अपने को गिवन बोला गया है, तो यहाँ पे L की जगह यूनिट लेंथ यानी कि 1, तो वैसे भी लैम्डा की जगह पे Q ही चलेगा यहाँ पे, या फिर Q की जगह पे लैम्डा चलेगा, तो आ जाएगा λ/2 इंटू E, तो ये आ जाएगा F इक्वल्स टू E की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की थी हमने, λ1 डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे D, तो यहाँ पे भी R की जगह पे आना चाहिए था D, सेपरेशन डिस्टेंस है D इंटू λ2, इतना फोर्स एक्सपीरियंस किएगा। बात को ज्यादा घुमा फिरा करके या ज्यादा पेचीदा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात ही, एक चार्ज वायर के बगल में दूसरी चार्ज वायर रखी है, चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगेगा या फिर सेकंड की वजह से फर्स्ट पे कितना फोर्स लगेगा, किसी भी एक वायर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चार्ज कितना है उतना चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि तक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं उस इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो आ जाएगा लगने वाला फोर्स। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर्स लीनियर चार्ज डेंसिटीज इनकी 10 माइक्रोकूलम और माइनस का 20 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली एंड दे आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर विद अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। दो पैरेलल स्ट्रेट वायर है, लो ड्रॉ कर लेते हैं, ये हुई पहली स्ट्रेट वायर, ये हुई दूसरी स्ट्रेट वायर,
और दोनों पैरेलली हैंड आपस में। ये है इसकी लैम्डा 1 लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसकी है लैम्डा 2 सेकंड की लीनियर चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट की लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो इस पर प्लस का चार्ज है, और सेकंड की लीनियर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो इस पर नेगेटिव का चार्ज है। अभी मैंने आउटसाइड बनाया, कोई जरूरत नहीं है, इनको इनसाइड भी बना सकते थे। और दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है 1 मीटर, यहाँ पे है 1 मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड एट ए पॉइंट मिडवे बिटवीन देम। ये बना दिया उनका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 0.5 मीटर और यहां तक का डिस्टेंस भी 0.5 मीटर। तो उस पॉइंट पर दोनों जो वायर हैं दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पहुंचता है वो हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मिड पॉइंट टी पर फर्स्ट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यह भी फिर से गोस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन का न्यूमेरिकल है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी वाली वायर के 0.5 मीटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, प्लस सेकंड वायर की वजह से इसी डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, दोनों का प्लस कर देंगे, वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों वायर की वजह से मिड पॉइंट पर। तो मैं दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करने के लिए सबसे पहले लिखता हूं लैम्डा 1। गिवन में क्या क्या अपने पास में, गिवन में है लैम्डा 1 है 10 माइक्रो कुलाम्ब यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻⁶ कुलाम्ब पर मीटर, एंड लैम्डा 2 गिवन है माइनस का 20 माइक्रो कुलाम्ब यानी कि माइनस का 20 इंटू 10⁻⁻⁶। ये कुलाम्ब छोटा बन गया, गलत है, बड़ा बनना चाहिए, बड़ा सी आना चाहिए, पर मीटर। और उसके बाद बीच का सेपरेशन डिस्टेंस तो है 1 मीटर। पर अपने को जो फाइंड आउट करना वो है पी पॉइंट तक का डिस्टेंस आर है 0.5 मीटर, दोनों का हाफ मिड पॉइंट। और मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट पॉइंट पी जो कि कहां पर है, मिडवे बिटवीन देम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा वो होगा E1 प्लस E2। पर सबसे मेन चीज, इतना तो बेसिक सही बात थी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनवर्ड। तो उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों की वजह से ऐड ही हो जाएगा, दोनों के डायरेक्शन सेम है। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड पॉजिटिव से, और नेगेटिव की वजह से होगा उस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। तो आउटवर्ड प्लस इनवर्ड दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो उस तरफ आएगी, फर्स्ट से सेकंड की तरफ। तो मैं लिखूंगा इसको सिंपल यहाँ पे कोई माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। सोल्व करते हैं। E इक्वल्स टू ई की वैल्यू हुई अपने पास में E1, वायर की वजह से, किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इतना, प्लस, और क्योंकि दोनों के लिखनी है अपने को, ये लिखना लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और आर दोनों में 0.5 है, सिर्फ लैम्डा 1 लैम्डा 2 अलग अलग है जिनकी वैल्यू ये है। कुछ नहीं, सोल्व करते हैं। ई की वैल्यू आई 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर को मना गया, अंदर रह गया लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, दोनों को प्लस करें तो ई की वैल्यू आई। फिर से इसको सोल्व करने के लिए 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू का अपने को पता नहीं है, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू का अपने को पता, 9 इंटू 10⁻⁹। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर तो आ जाएगा 2, नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ गया 1/r, यहाँ पे आ गया लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करते हैं। लैम्डा 1 है 10 माइक्रोकुलाम था, प्लस लैम्डा 2 था 20 माइक्रोकुलाम, लेकिन इसकी वैल्यू माइनस का 20 थी, माइनस का 20 माइक्रोकुलाम। यहाँ पे माइनस लिखने की कोई नीड नहीं है, माइनस तो डायरेक्शन बताएगा कि अट्रैक्टिव है, अदरवाइज मैं इसको सिर्फ यहाँ पे प्लस ही लिखूंगा, माइनस तो डायरेक्शन बताता है। तो ये हुई 20 माइक्रोकुलाम माइक्रो, और अब इनको लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, 2 साथ में मल्टीप्लाई में चल रहा है, 1/r यानी कि 1/0.5 इंटू 10 प्लस 20 30 इंटू माइक्रो का 10⁻⁻⁶। बस अब क्या करेंगे, ये पॉइंट हटा दें तो यहाँ पे ऊपर लग जाएगा 10। सॉल्व करते हैं। 9 दूनी 18, 18 3 18 54, 54, 18 9 30, 9 दूनी 18, 18 3 54 और 0।
और डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁹ 1 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 4, 10⁴ ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सोल्व करें तो 5 1 5 0 5 40 108 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई। पर ये सही नोटेशन नहीं है, इसकी नोटेशन देने के लिए यहाँ पे पॉइंट होना मांगता है। यहाँ पे तो मैं क्या करूंगा, 2 डिजिट से पहले तो क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, डिवाइड वाला पॉइंट लगा देगा, आ जाएगा 1.08 इंटू और मल्टीप्लाई वाला पावर में ऐड हो जाएगा 10⁶। यह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, न्यूटन पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है न्यूटन पर कूलम्ब। ये आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन हुई फ्रॉम λ1 टू λ2, फर्स्ट से भी आउटवर्ड, सेकंड से इनवर्ड λ2 की तरफ। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन में अपने को गिवन है टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स 1 and 2 आर केप्ट एज शोन। जैसे कि डायग्राम में शो कर रखा है, ये दो वायर्स हैं जिनकी λ1 λ2 लीनियर चार्ज डेंसिटी है, दोनों के बीच का गैप 30 सेंटीमीटर गिवन है और दोनों की लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू भी अपने को गिवन है। λ1 है 10 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर, λ2 है -20 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर। तो फाइंड द नेट फोर्स F, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट फोर्स F एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन हेल्ड एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पर जो कि फर्स्ट वायर से 10 सेंटीमीटर बिलो है, उस P पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रॉन रखा है, उस इलेक्ट्रॉन ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया वो हमें कैलकुलेट करना है। फोर्स F बाय चार्ज पार्टिकल, F किसी चार्ज पार्टिकल ने कितना एक्सपीरियंस किया, F होता है QE। अगर मैं उस P पॉइंट पर मिलने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं तो उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो आ जाएगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल। तो सबसे पहले मुझे इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। फर्स्ट की लीनियर चार्ज डेंसिटी है प्लस पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट है और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है आउटवर्ड नीचे की तरफ। सेकंड की लीनियर चार्ज डेंसिटी है नेगेटिव, तो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट हुई और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनवर्ड, यानी पी पॉइंट पर ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से फिर से नीचे की तरफ। तो दोनों में सेम डायरेक्शन, दोनों वायर सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगी, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा। पी पॉइंट पर फर्स्ट और सेकंड की वजह से मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन की, आ जाएगा नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन। तो मैं कैलकुलेट करता हूं, इसको सोल्व करता हूं। सॉल्यूशन में सबसे पहले फिर से वही λ1 कितना गिवन है 10 माइक्रोकूलम्ब, λ2 कितना गिवन है 20 और भी माइनस के 20 माइक्रोकूलम्ब। यहाँ पे माइनस लिखने की कोई नीड नहीं है, अगर मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देता हूं तब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एट P या ऑन इलेक्ट्रॉन एट P, ऑन इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू वायर 1, ड्यू टू वायर 1। तो E1 की वैल्यू हुई E1 जो कि होता है किसी भी वायर की वजह से r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। गॉसेस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन वो होता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और फर्स्ट की बात चल रही है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो इनकी वैल्यू लिखता हूं मैं λ1 की वैल्यू कितनी गिवन है 10 माइक्रोकूलम्ब, ये आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम्ब डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे कैसे रखते हैं अभी, r की वैल्यू है फर्स्ट से r 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। और अगर इसको फर्दर सोल्व कर, ये तो आ जाएगा फर्स्ट, और जिसकी डायरेक्शन हुई फर्स्ट से टूवर्ड्स सेकंड प्लेट की तरफ। लेकिन हमें ये लिखने की नीड है ही नहीं, अपने को डायरेक्शन अलग से मेंशन कर रखी है। आई कैप इस तरफ है, जे कैप ऊपर है, अपने डायरेक्शन आई नीचे की तरफ सेकंड की तरफ, और जे कैप ऊपर है। असली में जे कैप का उल्टा माइनस का जे कैप, तो मैं यहाँ पे टुवर्ड्स सेकंड लिखने की बजाय मैं लिखूंगा माइनस का जे कैप। और ऐसे ही सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड E2 एट P ड्यू टू वायर सेकंड वायर की वजह से वो हो जाएगा E2 इक्वल्स टू λ2 डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r,
और लैम्डा 2 की वैल्यू अपने को गिवन है -20। मैंने बताया था माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस की वजह से सिर्फ डायरेक्शन बता देंगे हम लोग। 20 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू क्या है, इस पी पॉइंट पर सेकंड की वजह से डिस्टेंस कितना है, टोटल है 30, इतना है 10, तो सेकंड की वजह से बच गया 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर आता है, स्क्वायर तो लिखना भूल ही गई, नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर आता है, इसकी एप्लीकेशन में आर का स्क्वायर नहीं आता है। और इसकी डायरेक्शन क्या हुई, इसकी डायरेक्शन की हुई सेकंड की वजह से नेगेटिव, उसको इनवर्ड खींचेगा, तो इसकी डायरेक्शन भी अगेन जे कैप का उल्टा, माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू बोथ वायर्स। और जब नेट ही लिख दिया तो बोथ लिखने को नीड नहीं थी वैसे तो E हुआ E1 प्लस E2, और प्लस का प्लस ही रहेगा क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है, कोई सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सेम डायरेक्शन वाली चीज डायरेक्ट ऐड हो जाती है। तो आया फर्स्ट, मैं लिखूंगा लैम्डा 1 बाय, यानी ये जो भी था, लेंथ की वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 माइक्रो कूलम्ब डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0.1 प्लस में अगला था 20 वाला, 20 माइक्रो कूलम्ब डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 पॉइंट यहाँ पे था 2, 0.2, और माइनस का जे, आंसर है ये माइनस जे प्लस माइनस जे की तरफ। और इनको सोल्व करें तो माइक्रो कूलम्ब यानी 10 की पावर -6 और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। सोल्व करूं तो ई की वैल्यू हुई, ई नेट ई आया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में से कॉमन, और दोनों का माइक्रो कूलम्ब यानी कि 10 की पावर -6, और अंदर रह जाएगा 10 बाय 0.1, 10 बाय 0.1 प्लस 20 बाय 0.2, 20 बाय 0.2। और इसको सोल्व करने के लिए मुझे पता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मुझे पता नहीं होती, पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मुझे पता है, 9 × 10⁻⁹। तो मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 4। तो इसको सोल्व करूं तो आंसर आया E इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो वाला, इंटू अंदर है 10 डिवाइड बाय 1, तो ये 1 का पॉइंट ऊपर चला जाएगा 100 प्लस ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा 200 के बटे में 2 100, 100, तो 100 प्लस 100 ये आ जाएगा 200। मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं 200। तो अब सोल्व करूं तो E की वैल्यू आई 2 2 जा 4, 9 4 जा 36 इंटू 10⁻⁹, और माइनस का 6 आया 3 और 2 5, 10⁵। ये तो हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ठीक है, 9 -6 3 और 2 5, ये भी ठीक है, न्यूटन पर कूलम्ब। ये तो हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी -j की डायरेक्शन में। एंड एज F इक्वल्स टू QE, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख देंगे, इसलिए F नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट P बिटवीन द टू वायर्स, वो आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि वैल्यू पुट कर दी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू ई कितना आया था 36 इंटू 10⁻⁵। सोल्व करें तो आंसर आया F इक्वल्स टू 16 × 36, 16 6 96 का 6 का सला है 9, 16 16 43 48 और 9 57, और एक के बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट आ गया, इंटू 10⁻⁻9 प्लस का 5 माइनस का 40, इतने न्यूटन। और पॉइंट 2 के बाद पॉइंट है, गलत है, ए पॉइंट इधर खिसकना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इंटू में 10 डिवाइड बाई 10, डिवाइड वाला 10 यहाँ पे पॉइंट खिसका देगा, आ जाएगा F इक्वल्स टू 5.76, और इंटू वाला 10 यहाँ पे ऐड हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 13 न्यूटन। ये हुआ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट P, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में।
फोर्स की वैल्यू होती है, फोर्स की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड आया माइनस जे की डायरेक्शन में, माइनस जे कैप की डायरेक्शन में। ये हुआ नेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या है, एन इनफाइनाइट लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी उसकी लैम्डा गिवन है। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर, कोई इलेक्ट्रॉन उस वायर के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, कैसे, एज इट्स सेंटर विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी वायर उस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग पाथ का सेंटर है, उस वायर के अराउंड में सर्कुलर पाथ में किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है इन ए सर्कुलर पाथ परपेंडिकुलर टू द वायर। हाँ, वायर, ये हुई वायर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी और वो भी पॉजिटिवली है, और उसके सराउंड में वायर विद पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, इसके अराउंड में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है और वायर पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट किए हुए है, और उस अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर नहीं जा रहा है, अट्रैक्टेड है और मूव कर रहा है। डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पूरी बात में क्या इंफॉर्मेशन अलग से मेरे पास में है, कोई भी वायर है, वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर, किसी आर डिस्टेंस पर वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। गोजेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन के, किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से जिसके पर चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड है, बंधा हुआ है। इन द सेम सेंस जैसे कि सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में भी क्या है, सन अर्थ को अट्रैक्ट किए हुए है, और उस अट्रैक्शन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना है तो उसको एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए। इन द सेम सेंस वायर जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, वायर के अराउंड में इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना है, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए चाहिए गोलाकार फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू वायर ऑन इलेक्ट्रॉन। तो वायर इलेक्ट्रॉन पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। वायर, चार्ज्ड वायर, फोर्स, सबसे पहले तो गोजे लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन का सॉल्यूशन यूज करते हैं हम लोग। वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगता है, फोर्स लगता है एफ इक्वल्स टू क्यू ई, और क्यू की जगह पे यहां पे ले लेंगे ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, सेम बात हम लोग ये बात थ्योरेटिकली लिखेंगे। चार्ज्ड वायर प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन, तो सॉल्यूशन में इसके हम लिखेंगे द चार्ज्ड वायर प्रोवाइड्स द नेसेसरी NECESSARY necessary centripetal force to the electron। वो वायर इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी टू द इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व इन द सर्कुलर पाथ, इन द सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन पे वायर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए फोर्स प्रोवाइड करेगी, इसलिए फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए जो वायर ने फोर्स प्रोवाइड किया QE, दैट इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर चाहिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, और फोर्स कितना लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, QE, और Q की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स है E, यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे सिर्फ वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स है, और उस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को मिलने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स है। V की वैल्यू अननोन है, पहले मैं V की वैल्यू V निकालूंगा, फिर हाफ ऑफ mv², वो आ जाएगा क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और हाफ ऑफ mv² में पहले V की वैल्यू कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी mv² है, बस यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूं,
तो ये तो बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और ये 2 बाद में इधर उल्टा अल्टा पल्टी में यूज हो जाएगा। तो ई ई और तो मल्टीप्लाई का 2 है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाई 2, और ये आर इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, वो आ जाएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। यही तो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी वो हुई 1/2 ई ई आर, और ई की वैल्यू क्या होती है? ई की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, दैट इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ऊपर आर मल्टीप्लाई में है ही है, तो आर से आर कट जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/4 पाई लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर रिवॉल्विंग अराउंड द लीनियरली चार्ज डेंसिटी वाली वायर। और ये तो हुई काइनेटिक एनर्जी, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन का आंसर अपना। तो सेकंड है, अब सेकंड पोर्शन क्या था? सेकंड पोर्शन में था प्लॉट अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का रिलेशन देखूं, एज काइनेटिक एनर्जी इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इनटू लैम्डा, और इस कांस्टेंट को हटाऊं तो यहाँ पे लग जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल, के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जब दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनके बीच का ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी लीनियर चार्ज डेंसिटी पर डायरेक्टली डिपेंड है। जितनी अच्छी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी उतना अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, उतना ही फास्टली वो रिवॉल्व करेगा, उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये आ जाएगा दोनों के बीच का ग्राफ। टेढ़ी लाइन बन गई, तो यहां से लाइन आती है ऐसे सीधी। और एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस में वो चीज लेते हैं जो हम चेंज करते हैं। हम चेंज कर रहे हैं इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, जितनी कम जितनी ज्यादा उसके कोरस्पोंडिंग अपने को मिलती है रिवोल्यूशन के लिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बाद में एज अ रिजल्ट मिलती है, तो काइनेटिक एनर्जी आता है वाई एक्सिस में। याद रहे, एक्स एक्सिस में हमेशा वो क्वांटिटी आती है जो हम चेंज करते हैं, वाई एक्सिस में वो क्वांटिटी आती है जो कोरस्पोंडिंग में रिजल्ट के तौर पे हमें मिलती है। तो दोनों के बीच का ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये था कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन करते हैं। 13th क्वेश्चन, गोजेस लॉ की सबसे लास्ट एप्लीकेशन, दो पैरेलली चार्ज्ड प्लेट्स थी, उनके आउटसाइड और उनके बीच वाले पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाला। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन गिवन है कि दो पैरेलली चार्ज्ड मेटल प्लेट्स हैं जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने को दे रखी है, एक का प्लस का सिग्मा, एक दूसरे की है माइनस का 3 सिग्मा, और आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, जैसे कि फिगर में शो भी कर रखा है। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई हमें फाइंड आउट करना है, जो कि ए बी सी यानी ए बी और सी पॉइंट पे दोनों चार्ज प्लेट की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई हमें कैलकुलेट करना है। अपने को बेसिक डायरेक्शन दे रखे कि आई कैप इस डायरेक्शन में है, जे कैप इस डायरेक्शन में, तो कोई फालतू आर्ट का पार्ट लिखने की नीड नहीं है, सिंपल सी बात लिखेंगे। ए पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? ए पॉइंट पर, पहली बात, किसी भी पॉइंट पर दोनों प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बस हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है, डायरेक्शन क्या रहेगी, पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन क्या रहेगी, नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन क्या रहेगी। तो सबसे पहले बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितनी होगी? ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जो कि होगा ई ऑफ 1 प्लस ई ऑफ 2, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का सम। चाहे मैं ए बी और सी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं, तीनों पॉइंट पर दोनों प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो ये तो रिजल्ट दोनों में, तीनों में पॉइंट में आना है। तो पहले ई ए निकालते हैं। ई ए की वैल्यू हुई E1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, वो कितना होता है? और सरफेस चार्ज डेंसिटी वाले किसी भी मेटल प्लेट की वजह से उसके किसी भी r डिस्टेंस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्योंकि ये थिन है, अगर थिक होती तो मैंने एक क्वेश्चन सोल्व करवाया था, उसमें मैंने 2 नहीं लिया था बाय में, तो वहां पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था खाली। वो तब था जब एक थिक मेटल प्लेट ले रखी हो। नॉर्मली थिन मेटल प्लेट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, जिसमें डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता। ये जो डिस्टेंस दे रखा है ये अपने को बेमतलब में पजल करने के लिए दे रखा है। इसका जब डेरिवेशन मैंने सोल्व करवाया था तब भी रिजल्ट बताया था कि रिजल्ट में आर नहीं आता। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन मेटल प्लेट वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर होता है। तो ये हुआ फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन हुई, क्या डायरेक्शन हुई इसकी? पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए को मिलता आउटवर्ड। आउटवर्ड
आई कैप चला हुआ इस डायरेक्शन में और असली रिजल्टेंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई इस डायरेक्शन में, तो आई कैप का उल्टा माइनस का आई कैप के डायरेक्शन में प्लस सेकंड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी पॉइंट पर सेकंड प्लेट की वजह से वो हो जाएगी उसकी 3 सिग्मा जितनी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है वो डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। मैंने पहले बताया आर पे इंडिपेंडेंट होती है सरफेस चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट की वजह से ए पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, वो आई नेगेटिव से इनवर्ड होती है। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है इनवर्ड। आई कैप भी उसी डायरेक्शन में, इनवर्ड इस भी इसी डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन हुई आई कैप। अगर ये फर्स्ट केस समझ में आ गया तो बी और सी पॉइंट वाला केस बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा रिकॉल करता हूं, किसी भी ए पॉइंट पर दोनों प्लेट की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि E1 प्लस E2। E1 और E2 का हमें बस रिजल्ट यूज करना है कि किसी भी मेटल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट प्लेट की वजह से उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आया, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बस डायरेक्शन और साथ में लिखूंगा, बेसिक डायरेक्शन आई कैप इस डायरेक्शन में दे रखी है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस डायरेक्शन में आउटवर्ड, आई कैप के उल्टा तो मैं लिखूंगा माइनस आई कैप। और ऐसे ही E2 की वैल्यू यानी कि ए पॉइंट पर सेकंड मेटल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, पहली बात जितनी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो हुई उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हुई नेगेटिव की वजह से इनवर्ड, और आई कैप भी उसी डायरेक्शन में चला हुआ है तो आई कैप की डायरेक्शन। बस इसको सोल्व कर देंगे, ये आ जाएगा ई ए, तो ई ए का आंसर आया, ये हो गया माइनस का सिग्मा बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट प्लस का 3 सिग्मा बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बेस सेम है, चीजें डायरेक्ट एड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, आंसर आएगा -1 प्लस का 3, तो आया ट्वाइस ऑफ सिग्मा बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आया फर्स्ट पर। और अगर मैं बात करता हूं ई बी की, यानी बी पॉइंट पर, अब हमें डिस्टेंस में पजल नहीं होना है, प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होती है, तो ई बी पॉइंट पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1 प्लस E2, दोनों प्लेट की वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बी पॉइंट पर फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुई जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और फर्स्ट प्लेट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही है, और प्लस उस पॉइंट पर बी पॉइंट पर आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकेगा, और असली आई कैप उसी डायरेक्शन में दे रखा है, आई कैप के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज ने इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फेंका, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं आई कैप की डायरेक्शन, प्लस में E2 इसी पॉइंट पर सेकंड प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वैल्यू तो हुई 3 सिग्मा डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट जो रिजल्ट होता है, इसकी डायरेक्शन हुई नेगेटिव, उस पॉइंट को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि नेगेटिव से इनवर्ड डायरेक्शन होती है, और आई कैप भी उसी डायरेक्शन में है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आई कैप, और रिजल्ट आ जाएगा आई कैप कोई माइनस नहीं है, सेम डायरेक्शन ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है, चीजें डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी, तो 3 सिग्मा प्लस 1 सिग्मा 4 ऑफ सिग्मा बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और वैल्यू आई 2 से कट जाएगा 2 बचा ट्वाइस ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आई बी पॉइंट पर। और अगर मैं बात करूं सी पॉइंट पर, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, सिमिलरली सी पॉइंट पर भी दोनों प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो लिखेंगे E1 प्लस E2, और इसकी वैल्यू फिर से किसी भी मेटल प्लेट की वजह से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, फर्स्ट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है ही सिग्मा, तो सिग्मा है। डायरेक्शन क्या हुई, पॉजिटिव, सी पॉइंट पर आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकेगा, और आई कैप उसी डायरेक्शन में है, तो यहां पे लिखूंगा मैं आई कैप, प्लस में सेकंड प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर, तो वैल्यू तो वही है जितनी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है 3 सिग्मा डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस वाली चार्ज प्लेट उस पॉइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी क्योंकि इनवर्ड इसकी डायरेक्शन हुई, और आई कैप उस डायरेक्शन में है, तो आई कैप के उल्टा माइनस का आई कैप। तो बस अब सोल्व कर देंगे इसको सोल्व करें तो आंसर आया सिग्मा आई कैप बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का 3 सिग्मा बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट आई कैप। अगर इसको पॉजिटिव बनाऊं तो इसको यहाँ पे माइनस ले लेते हैं,
बेस सेम है, चीजें डायरेक्ट एड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये आया सिग्मा माइनस का 3 सिग्मा, तो आंसर आया माइनस का 2 सिग्मा बाई ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट आई कैप। और कट कर दूं तो ये आया माइनस का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई कैप, या फिर ये माइनस डायरेक्शन को पलट दूं तो आएगा और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का आई कैप। और यहां पे डायरेक्शन थी आई कैप, यहां पे डायरेक्शन थी आई कैप, हमने सोल्व कर लिया था। तो ये रिजल्ट आता है अपना लास्ट में। ये है सॉल्यूशन पूरे क्वेश्चन का। गोजेस लॉ के एप्लीकेशन में बेस्ड एक और न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज इतना। कोई भी एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर गिवन है और उसके ऊपर चार्ज इतना डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर एंड एट ए पॉइंट इतनी दूरी पर उसके सेंटर से। तो ये कुछ नहीं, सिंपल सी उसके एप्लीकेशन थी गोजेस लॉ की। एक स्फेरिकल कंडक्टर था, हमने वहां पे रिजल्ट फाइंड आउट किया था। स्फेरिकल कंडक्टर जिसका सेंटर O है, ये उसकी रेडियस R है, जितनी 12 सेंटीमीटर अपने को गिवन है, 12 सेंटीमीटर। तो गॉसेस लॉ की इस एप्लीकेशन में हमने 3 रिजल्ट फाइंड आउट किए थे। किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के इनसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसकी बाउंड्री पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसके आउटसाइड में कुछ डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वो तीनों का रिजल्ट यूज करेंगे। रिजल्ट याद है तब भी ठीक है, ना याद है तब भी, कॉमन सेंस अगर साथ में है तब भी हम लोग इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सोल्व कर लेंगे। जैसे कोई भी इतना चार्ज उसकी पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसकी पूरी बॉडी पर चार्ज। तो क्योंकि चार्ज आउटसाइड है, चार्ज उसका सरफेस पर है, कोई भी चार्ज किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है नॉर्मल आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला बाहर की तरफ। तो जब अंदर की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ही नहीं, तो इन साइड में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जीरो। और वैसे इसके एप्लीकेशन के रिजल्ट में भी हमने प्रूव किया था, इनसाइड द स्फेरिकल होलो कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एज द टोटल चार्ज लाइज ओवर द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्मल आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। तो इनसाइड में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, जीरो। तो फर्स्ट का आंसर तो अपने को यहीं पे मिल गया। फर्स्ट सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले गिवन, गिवन में आर स्मॉल कैपिटल आर रेडियस, वो गिवन पहले मेंशन कर देते हैं इसको, रेडियस जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं वो है 12 सेंटीमीटर। और बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करो तो 12 डिवाइड बाय 100 यानी 12 into 10 raised to power -2 मीटर। और जो चार्ज है वो है Q equals to 1.6 into 10 raised to power -7 कूलम्ब। और अब सबसे पहले फर्स्ट में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। इनसाइड द कंडक्टर कितना होगा, हम लिखेंगे एज देयर इज नो चार्ज, उसी एप्लीकेशन का रिजल्ट लिखेंगे, देयर इज नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी इनसाइड में, वो हुआ जीरो। सेकंड पे आते हैं, सेकंड है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के लगभग बस पूरा थोड़ा सा ही आउटसाइड, लगभग ऑन द स्फीयर ही होगा वो, तो उसका कुछ खास डिस्टेंस नहीं होगा, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। तो मैं सेकंड केस में लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, और उस केस में जो डिस्टेंस है उस जस्ट आउटसाइड का और इसका रेडियस का लगभग बराबर होगा, तो वहां पे आर और कैपिटल आर इक्वल होंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती थी और उसका रिजल्ट था E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R का स्क्वायर। और इनकी वैल्यू पुट करें तो E इक्वल्स टू, इनकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into 10 raised to power 9, Q की वैल्यू अपने को गिवन है 1.6 into 10 raised to power -7 डिवाइड बाय R का स्क्वायर, R कितना गिवन है 12 into 10 raised to power -2 का स्क्वायर है, तो एक और बार 12 into 10 raised to power -2। सोल्व करें तो ये पॉइंट को हटा करके यहाँ पे लग जाएगा 10, और अब 16 नीमा 144, 12 बारियां 144, 16 9 जा 144, 12 12 जा 144, तो 16 9 जा 144 और 12 12 जा 144, पूरा कट गया, बचे सिर्फ 10 की पावर्स। 10 की पावर्स को अगर मैं सोल्व करूं तो आंसर आएगा
लिख लेते हैं 10⁻⁹ 9 - 7 और -2 ऊपर जाके +2 और ये भी -2 ऊपर जाके +2 और ये +1 ऊपर जाके -1। तो अगर मैं सोल्व करूं तो प्लस प्लस के देखो तो 9 और 4 9 और 4 13 और 7 और 1 8 13 - 8 5 तो आया 10⁻5 और हाँ प्लस का ये आया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। अब बात करें थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में क्या गिवन अपने को, थर्ड पॉइंट अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 18 सेंटीमीटर अवे, तो सेंटर से 18 सेंटीमीटर अवे जहां पे तो आर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो फिर से आउटसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होता था कि स्फीयर ऐसा होता था जैसे उसके सेंटर पे रखा हो, एक पॉइंट चार्ज रखा हो वैसे। और वैसे नॉर्मली भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q डिवाइड बाय R का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे आएगी 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय और आर का स्क्वायर यानी 18 सेंटीमीटर यानी कि 18.18 मीटर यानी कि 18 इंटू 10⁻2 इंटू 18 इंटू 10⁻2 स्क्वायर था इसलिए 2 बार लिख लिया। फिर से सेम बात, पॉइंट हटा करके यहाँ पे लग जाएगा 10 और अब सोल्व करें तो 16 × 144 18 18 तो 18 18 से मल्टीप्लाई निकलना था तो डिवाइड कर 9 1 9 9 2 18 तो 2 1 2 2 8 16 8/18 8/18 इंटू और ये बचेगा 8/18 बचेगा 4/9 तो इसको लिख लेंगे 4/9 इंटू 10⁻⁴ कितना बचेगा, 10⁻⁴ तो उतने बचेगा क्योंकि उसमें 10 की पावर कोई भी कट नहीं हुई थी। फिर भी देख लेते हैं 9 - 7 क्या हो गया +2 और +2 और ये -2 -2 -4 यहाँ पे आ जाएगा +1 -3 ऊपर जाके प्लस 10⁻⁵ तो बस सोल्व करना है इसको। डिवाइड करें तो एक पावर यहाँ पे ले लेते हैं 40 डिवाइड बाई 9 तो आंसर आएगा इसका 40 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड करूं तो 9 चौके 36 4.44 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये आया 18 सेंटीमीटर अवे पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थी गोजेस थ्योरम की सेकंड लास्ट एप्लीकेशन का रिजल्ट और यहाँ पे अपने गोजेस थ्योरम के एप्लीकेशंस के न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक्स।